अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीतिक समीकरणों में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसके पीछे केवल तत्कालिक कारण नहीं होते, बल्कि लंबे समय से चल रही कूटनीतिक चालें और राष्ट्रों के अपने हित होते हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व से जो खबरें आ रही हैं और विशेषकर 19 जून की समय सीमा को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं, वे इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थायी दुश्मन। यहाँ केवल अस्थायी हित होते हैं। आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहला मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अप्रत्याशित शांति समझौता और इसमें पाकिस्तान की वास्तविक हैसियत। दूसरा मुद्दा गाजा के नाम पर लड़ी गई जंग का हस्र और वहाँ के आम नागरिकों के साथ हुआ कथित विश्वासघात। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के भीतर कुछ राजनीतिक हलकों में दिखने वाला चयनात्मक आक्रोश यानी सिलेक्टिव आउटरेज, जो वैश्विक घटनाओं को देश के आंतरिक राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करता है। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और कूटनीतिक रूप से समझने वाली बात यह है कि जब संकट गहरा था, जब मध्य पूर्व में मिसाइलें चल रही थी और जहाज़ों पर हमले हो रहे थे, तब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस उम्मीद में दरी बिछाए बैठा था कि वह इस पूरे विवाद में एक केंद्रीय मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। पाकिस्तानी नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों से ऐसा लगता था जैसे वे इस पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बाकायदा ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की, कतर, सऊदी अरब और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही औपचारिक समझौते और हस्ताक्षर की बात आई तो दुनिया की महाशक्तियों ने अपना रुख बदल लिया। दोनों देशों ने कहा, यार अब जरा सम्मानजनक जगह जाकर बैठते हैं, चलो स्विट्ज़रलैंड जाकर बैठते हैं। तुम्हारे यहाँ जो गपशप होनी थी वह हो गई। जिस गपशप के बीच में हर जगह जंग चल रही थी, तुम तो बस उसी के लिए थे। यही होती है एक देश की और इंसान की इज्जत। यहाँ एक गहरा कूटनीतिक संदेश छिपा है। जब केवल गपशप और अनौपचारिक चर्चाएं करनी हो तो विकासशील या अस्थिर देशों के मंचों का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक संधियों और वैश्विक साख की आती है तो दुनिया हमेशा स्विट्ज़रलैंड जैसे तटस्थ, संप्रभु और सम्मानजनक मंचों की तरफ रुख करती है। अब जरा देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा किस अंदाज में की है। ट्रंप का अंदाज हमेशा से व्यावसायिक और अमेरिका फर्स्ट की नीति से प्रेरित रहता है। उन्होंने साफ लिखा है, द डील विथ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ नाउ कंप्लीट, यानी ईरान के साथ समझौता पूरा हो चुका है। सबको बधाई। इसके साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया जाएगा और अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाया गया नेवल ब्लॉकेड भी तुरंत हटा लिए जाएंगे। फिर वे अपने चिरपरिचित अंदाज में लिखते हैं कि दुनिया के जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट कर लो, लेट द ऑयल फ्लो, जैसे वे पहले कहा करते थे, ड्रिल वेवी ड्रिल। यह ट्रंप की उसी नीति का विस्तार है जो अमेरिकी आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखती है। इस ऐतिहासिक समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होने तय हुए हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है जो केवल सोशल मीडिया पर दूसरों को बधाई देने में व्यस्त है। वास्तविकता यह है कि वैश्विक मंच पर आपकी हैसियत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आपकी आर्थिक और रणनीतिक विश्वसनीयता कितनी है। अब बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे की जिसके नाम पर यह पूरी जंग शुरू हुई थी, या जिसके बहाने ईरान और उसके समर्थित गुटों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया था। यह युद्ध गाजा के नागरिकों के अधिकारों और उनकी संप्रभुता के नाम पर लड़ा जा रहा था। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे थे, नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, लेकिन इस शांति समझौते के जो दस्तावेज और शर्तें सामने आ रही हैं उनमें गाजा का जिक्र कहाँ है। ईरान और अमेरिका ने आपस में हाथ तो मिला लिया, लेकिन गाजा के सुन्नी मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जरा आंकड़ों के नज़रिए से इस ज़मीनी हकीकत को समझिए जो बेहद भयावह है। 6 अक्टूबर 2023 से पहले गाजा का जितना क्षेत्रफल था, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद आज की तारीख तक इजराइल गाजा के लगभग 47% क्षेत्र पर अपना सीधा नियंत्रण या प्रभाव स्थापित कर चुका है। इतना ही नहीं, लगभग 6 से 7% क्षेत्र को बफर जोन में बदल दिया गया है, यानी न तुम इधर आओगे न हम उधर आएंगे। इसका नतीजा क्या हुआ? आज गाजा की जो बची हुई आबादी है वह पहले की तुलना में केवल 45% क्षेत्रफल में ही सिमट कर रह गई है। वहाँ भूखमरी है, तबाही है और अनिश्चितता है। यहाँ यह सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है
कि क्या इसी का नाम एकजुटता है? जिस गाजा को लेकर पूरी कौम नाराज थी, ईरान ने जंग छेड़ दी थी, आज समझौते की मेज़ पर उसी गाजा को भुला दिया गया है। इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि व्यवहारिक राजनीति यानी रियल पॉलिटिक के सामने भावुक नारों ने घुटने टेक दिए। ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने, अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत पाने और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर अपना व्यापार बहाल करने के लिए समझौता कर लिया। लेकिन इस पूरी बिसात में गाजा के आम नागरिकों को मरने के लिए और भूखे रहने के लिए छोड़ दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह क्रूर चेहरा है जहां छोटे मोहरों का इस्तेमाल बड़ी शक्तियां अपने लाभ के लिए करती है और अंत में उन्हें भूल जाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसका सिरा हमारी घरेलू राजनीति से जुड़ता है। हाल ही में एक अमेरिकी जवाबी हमले में एक जहाज़ पर सवार 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना अत्यंत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। भारत सरकार ने भी इस पर कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि किसी भी भारतीय नागरिक की जान की कीमत सर्वोपरि है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन इस घटना पर भारत के भीतर, विशेषकर हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र के सांसद और उनके समर्थकों द्वारा जो प्रतिक्रिया आई, वह कूटनीतिक समझ से परे और राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई देती है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया और इस हमले को पूरी तरह से अवैध और गुंडागर्दी घोषित कर दिया। वे पूछ रहे हैं कि अमेरिका को किसी भी जहाज़ पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? क्या वह कोई मिलिट्री शिप थी? सुनने में उनकी ये बातें बहुत सही और मानवीय लगती है, लेकिन जब आप इसके पीछे के अंतर्विरोधों का विश्लेषण करेंगे तो आपको इसमें छिपा गंदा दिमाग और ढोंग साफ नजर आएगा। जरा ठंडे दिमाग से इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस पूरे मध्य पूर्व संकट के दौरान अब तक लगभग 14 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इनमें से केवल 3 भारतीयों की मौत अमेरिकी हमले में हुई है, जबकि बाकी 11 भारतीय नागरिकों की मौत उन हमलों में हुई जो ईरान समर्थित गुटों द्वारा कमर्शियल शिप पर किए गए थे। अब मेरा सवाल यह है कि जब वो 11 निर्दोष भारतीय मारे गए थे, तब इन राजनीतिक दलों या नेताओं की तरफ से कोई तीखा बयान क्यों नहीं आया? तब ईरान की निंदा क्यों नहीं की गई? तब कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन दागने को गुंडागर्दी क्यों नहीं कहा गया? क्या उन 11 हिंदुस्तानियों के परिवारों का कोई दर्द नहीं था? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी? लेकिन तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जैसे ही अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीयों की जान गई, आक्रोश का बांध टूट पड़ा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुछ नेताओं के लिए नागरिकों की मौत का दुख भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमला करने वाला कौन है। यदि हमलावर उनकी राजनीतिक या वैचारिक प्राथमिकताओं के अनुकूल है तो वे मौन धारण कर लेते हैं। उन्हें उसमें मज़ा आने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब भारत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि हमलावर विरोधी पाले का है तो वे मानवाधिकारों के सबसे बड़े रखवाले बन जाते हैं। समुद्र में निर्दोष कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला आखिर किसने शुरू किया था? अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन्स को असुरक्षित किसने बनाया? यह शुरुआत ईरान और उसके समर्थित गुटों ने की थी। यदि आप शुरुआत करने वालों की निंदा नहीं करते और केवल प्रतिक्रिया करने वाले पर उंगली उठाते हैं तो आपकी तटस्थता पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है। मेरा स्टैंड डे 1 से न्यूट्रल रहा है। ईरान जो कर रहा था वह भी गलत था और अमेरिका ने जो भी किया वह भी गलत है। किसी भी निर्दोष की मौत स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग इस पर चयनात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनके दिल में उन 3 भारतीयों के लिए भी कोई वास्तविक दर्द नहीं है। वे केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनकी मौतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुरियापन और यह ढोंग अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आप ऐसे लोगों के तर्कों को तथ्यों के साथ खंगालेंगे तो इनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब दुनिया इस तरह के युद्धों, समझौतों और कूटनीतिक चालों में उलझी हुई है, तब भारत का एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक रूप भी सामने आता है। अंत में इस पूरे घटनाक्रम से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यवहारिक कूटनीति यानी रियल पॉलिटिक ही सर्वोपरि होती है। राष्ट्र अपने आर्थिक हितों के लिए किसी भी हद तक जाकर समझौता कर सकते हैं। ईरान अमेरिका डील इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात, वैश्विक राजनीति में भावुकता या धार्मिक नारों के लिए कोई जगह नहीं होती। जो देश केवल दूसरों के भरोसे रहते हैं और अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति नहीं बढ़ाते, वे गाजा की तरह केवल नुकसान उठाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वैश्विक घटनाओं का इस्तेमाल घरेलू वोट बैंक को साधने के लिए करना एक बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है।
भारत के नागरिकों को यह अच्छी तरह समझना होगा कि देश का हित इस चयनात्मक आक्रोश में नहीं है, बल्कि एक मजबूत, निष्पक्ष और राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित विदेश नीति में है। इस समझौते के बाद क्या सचमुच मध्य पूर्व में शांति स्थापित होगी या यह किसी नए रणनीतिक टकराव की शुरुआत होगी, इस पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।